Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topics that we are going to discuss of this unit are natural radioactivity and background radiation. In the last lecture students, हमने ये डिस्कस किया कि एटम को कैसे जनरेट किया गया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, आइसोटॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया और जो लास्ट में मैंने आपको एक बात समझाई थी, जो बताया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं जिनमें से 2 तो हमारे पास स्टेबल हैं लेकिन जो थर्ड वन है वो अनस्टेबल है। तो आज हम उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई ट्रिटियम इज अनस्टेबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड रेडिएशन। सो लेट्स प्रोसीड। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? The spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity, and the elements which emit such radiations are called radioactive elements. Natural radioactivity क्या है स्टूडेंट्स? ये एक खुद से होने वाला प्रोसीजर है, मतलब कि जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसमें से रेडिएशंस का खुद से एमिट होना। और क्यों एमिट होना? ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, वो स्टेबल हो जाए। ये प्रोसेस कहलाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स जो इन रेडिएशंस को एमिट करते हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। अब इसका क्या मतलब है? ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर फिजिकल और केमिकल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रेडिएशंस ज़्यादा होने लग जाएंगी, या प्रेशर को कम करूं या ज़्यादा करूं तो उससे रेडिएशन पे कोई इफेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी और अहम बात इसके बारे में यह है कि इट्स रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसके रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। उस अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब हमारे पास रेडिएशंस एमिट होती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल का वर्ड इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है कि ये कुदरती तौर पे खुद से होने वाला प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मीन खुद से होने वाला प्रोसेस है ये। और वो सब एलिमेंट्स जो इन रेडिएशन को एमिट करती हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट, अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस का क्या मतलब है? अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है। सो आपको ये एक ग्राफ टाइप एक ये फिगर नज़र आ रही है। इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्राफ। ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्राफ। यहाँ पे हम एक साइड पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं और एक साइड पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं। अगर ये स्टेबिलिटी बेल्ट आपको समझ आ जाए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से जो न्यूक्लियस हैं वो हमारे पास स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, दैट इज स्टेबिलिटी बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एटम्स लाए करते हैं वो सब के सब हमारे पास स्टेबल हैं, लेकिन जो इस बेल्ट के लेफ्ट या राइट पे लाए करते हैं, जो इसके ऊपर लाए नहीं करते, वो सब क्या हैं? अनस्टेबल हैं। ओके, अब हम पीरियोडिक टेबल पे अगर देखें, पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी आगे तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 80 प्लस जा रहा है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है। सो लाइटर न्यूक्लाई भी हैं और हैवी न्यूक्लाई भी हैं। तो इस तरह लाइट न्यूक्लाई के लिए भी और हैवी न्यूक्लाई के लिए भी हमारे पास एक रूल सेट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि विच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल। ओके, सो फॉर लाइटर न्यूक्लाई जहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर है फ्रॉम 1 to 20, यहाँ तक हमारे पास अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ट्रिटियम, उसका तो एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मैंने आपको कहा कि वो अनस्टेबल है। तो वो क्यों अनस्टेबल है? उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। सो रूल तो हमें ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन एटम इज स्टेबल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं होंगे, तो वो एटम क्या होगा? हमारे पास अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। ओके,
अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सब के सब लाइटर न्यूक्लाई तो नहीं है। एटॉमिक नंबर तो 20 के बाद भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर जब हमारे पास हैवी न्यूक्लाई की बात होती है, यानी कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो जाता है 20 से, तो फिर जाके रूल में लिटिल बिट चेंज आता है। ये दूसरा रूल है हमारे पास कि वहाँ पे एटम के स्टेबल होने के लिए क्या मस्ट है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन का कम होना, मतलब न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो और प्रोटॉन का नंबर कम हो, ये मस्ट है। तो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसकी क्या रीजन है, अगर आप स्टेबिलिटी बेल्ट को देखें तो वो इस तरफ जा रहा है, उसका जो रुख है वो किस तरफ है, न्यूट्रॉन की तरफ है, वो इस साइड पे जा रहा है। सो हमारे पास जब एटॉमिक नंबर 20 से ग्रेटर हो जाएगा तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन एटम इज स्टेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ रूल जिनके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास स्टेबल है और कौन से अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल होंगे वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में जब उनमें से रेडिएशंस एमिट होंगी तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और वो सब एलिमेंट्स हमारे पास होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना हमारे सामने आया कैसे, किसने हमें बताया, कैसे पता चला, क्या हिस्ट्री है इसकी बैक पे। सो स्टूडेंट्स, सो हिस्ट्री हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बिहाइंड क्या है कि एक साइंटिस्ट थे ब्यूकेरेल, इन 1896 उन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जो यूरेनियम सॉल्ट का क्रिस्टल है उसने इनविजिबल रेडिएशन को एमिट किया, जो हमें नजर नहीं आ रही थी रेडिएशन, और उसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर दिया। उन्होंने साथ साथ ये भी देखा कि इन रेडिएशन के अंदर ये एबिलिटी भी है कि ये किसी भी गैस को क्या कर सकती है, आयोनाइज कर सकती है, मतलब आयंस में कन्वर्ट कर सकती हैं किसी भी गैस को। इसके बाद भी फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि और भी कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और इसी तरह की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन है वो किसने की, मैरी क्यूरी ने की और उनके हस्बैंड ने की, पेरी ने। और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि 2 न्यू एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए जो रेडिएशन को एमिट करते हैं, और उनका नाम उन्होंने क्या दिया, पोलोनियम एंड रेडियम। मतलब यूरेनियम के अलावा भी जो 2 एलिमेंट्स थे जो किसने डिस्कवर किए, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड ने, उनका क्या नाम था, पोलोनियम एंड रेडियम। वो एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। इट मीन्स वो भी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92, ये 80 से ज्यादा है इनका एटॉमिक नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और यही प्रोसेस जिसमें हमारे पास रेडिएशन एमिट होती हैं बाय सम एलिमेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। ओके, इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और ये सजेस्ट किया गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वाज द रिजल्ट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई। मतलब एक्सपेरिमेंट से ये सजेशन ली गई कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये होती ही तब है, ये प्रोसेस तभी होता है जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लाई डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है या डिके हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। इट मीन्स कि वो किस तरफ आ रहा होता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि वो कौन सी रेडिएशंस हैं, कितने टाइप की वो रेडिएशंस हैं जो ये एलिमेंट्स एमिट करते हैं अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए। तो वो जो रेडिएशंस है हमारे पास वो 3 टाइप्स की हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस हैं इन्हें स्टडी किया गया एक स्कीम को यूज करके। अब वो स्कीम क्या थी कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लिया गया जहां से क्या होती है, रेडिएशंस एमिट होती हैं, और उसको प्लेस्ड किया गया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया गया और वहां पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस्ड किया गया, और जो रेडिएशंस एमिट हुई फ्रॉम द सोर्स, जब सोर्स से रेडिएशंस एमिट हुई तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का ये इफेक्ट हुआ कि वो रेडिएशन स्प्लिट हो गई। एक रेडिएशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई और बाकी 2 ने अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जबकि एक टाइप की रेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, जबकि 2 तरह की जो ये रेस थी, अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगी। जबकि गामा रेज ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। हमने ये लेड ब्लॉक के अंदर इस रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस किया था। नाउ स्टूडेंट्स,
you can check this with the help of this video कि कैसे ये radiations emit हुई. ओके, सो वॉच दिस. ये हमारे पास लेड का ब्लॉक है जिसके अंदर हमने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है. अब ये हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई की हुई है. तो अब आप देखना कि जब यहाँ से रेस एमिट होंगी तो गैमा रेस बिल्कुल स्ट्रेट चली गई हैं, जबकि अल्फा और बीटा क्या हुई हैं, एक दूसरे की ऑपोजिट बेंड कर गई हैं. अल्फा चली गई है नेगेटिव प्लेट की तरफ और बीटा गई है पॉजिटिव प्लेट की तरफ. इट मींस अल्फा कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, एंड बीटा कैरी नेगेटिव चार्ज कि ये हमारे पास किसकी तरफ एमिट हुई हैं, किसकी तरफ जाके बेंड हुई हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ. ओके, so students, this is all about the natural radioactivity and I hope you got it very well. Now we will discuss about the background radiations. अब background radiation क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से जो भी रेडिएशंस प्रेजेंट हैं उन सबको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन. हर जगह पे रॉक्स में, सॉइल में, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लेनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. हमारी जहाँ पे भी हर जगह पे रॉक्स में और सॉइल, वाटर, हर जगह पे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ट्रेसेस प्रेजेंट हैं और वहाँ से एमिट होने वाली सब रेडिएशंस जो हैं, जो नेचुरली खुद से एमिट हो रही हैं वो रेडिएशंस, वो सब कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशन. ये हमारी एटमॉस्फेयर का, हमारे इन्वायरमेंट का इतना ही पार्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि डेली हमारे पास सनशाइन करता है या रेन है, इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, इन रेडिएशन के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स मतलब उनकी जो वो हाई ना हो, वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो, तो फिर हमारी बॉडी उनको टॉलरेट कर सकती है. लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जहाँ पे ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई है, फिर वो क्या करती हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट होता है उनका. अब अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इन रेडिएशंस को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम आउटर स्पेस. तो जो आउटर स्पेस से आने वाली रेडिएशंस हैं उनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, जिसमें that consist of primarily protons, electrons, alpha particles and also larger nuclei. ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जो आउटर स्पेस से आती हैं, जब ये आके एटमॉस्फेयर में एटम्स के साथ आके इंटरेक्ट करती हैं, तो इंटरेक्ट होने से हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी रेडिएशंस में. पहले ये अगर जब तक ये इंटरेक्ट नहीं करती तो हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी रेडिएशंस, लेकिन जब ये आके हमारे एटमॉस्फेयर में एटम्स के साथ आके इंटरेक्ट करती हैं तो ये हो जाती हैं सेकेंडरी रेडिएशंस. और ये जैसे कि एक्सरेज, मॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी रेडिएशंस हैं. सो स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास वो सब रेडिएशंस हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट है, और हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं अगर ये हमारे पास हाई ना हो. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. I hope students you got it very well. So in the case of any query you can ask me anytime. So thank you. Stay safe and Allah Hafiz.